हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज बड़े दिन से कल मैं कोशिश कर रहा था ये प्री बोर्ड का इवनिंग शीट का पेपर डिस्कस करने की, बट थोड़ा सा 11th क्लास के साथ बिजी था क्योंकि उनका आज एग्ज़ाम था मैथ्स का। तो अब अपलोड करता हूँ ज़रा, और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था 12th के। ठीक है ना, तो अब स्टार्ट करते हैं, और अब इसके बाद पेपर सॉल्व करने के बाद जब सारे पार्ट्स मैं अपलोड कर दूँगा तो फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था, ऑलमोस्ट मॉर्निंग पेपर के अकॉर्डिंग ही था। मेरे को दोनों सेम पेपर बनते हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ इतना है कि पेपर आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ना 1 मार्क के क्वेश्चन जो थे ना, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें शो दैट आ गया था। शो दैट जो है वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं क्रिएट करता। तो जो बोर्ड का पेपर आएगा ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा, बट वहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी अलग होगी। शो दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क में नहीं पूछे जाते। ठीक है ना, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बोला गया है कि ये चेक करो ये फंक्शन सिमेट्रिक है कि नहीं है, और यहाँ पे x की जो लिमिट्स हैं, x की जो वैल्यूज़ है वो नेचुरल नंबर है। पहली बात ये रहा नेचुरल नंबर है, और वो लेस देन 4 आता है, यानी x की वैल्यू 1 2 3 ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पे, क्योंकि y हमारा x प्लस 5 है, तो ये बन गया 1 प्लस 1,6। x की वैल्यू 2 पुट की तो 2,7, और 3 पुट किया तो 8। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि 1 6 आ रहा है और 6 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे नो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये पूछा गया था 1 मार्क में। दूसरा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा क्लियर नहीं था, बट फिर भी हम समझ सकते हैं। ये कह रहा है सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि वो 1 to 1 भी निकालेंगे और ऑन टू भी निकालेंगे, जबकि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि हमें ऐसा फंक्शन बताओ जो 1 to 1 एंड ऑन टू हो। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अगर फाइंड द नंबर ऑफ 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। अब ज़्यादातर बच्चों ने इसका 1 to 1 अलग से निकाला होगा, ऑन टू अलग से निकाला होगा, जबकि इसको कंबाइंड करना है। हमें ऐसे फंक्शन निकालने हैं विच इज़ 1 to 1 ऑन टू बोथ। ठीक है ना, बोथ वर्ड लिखा होना चाहिए या फिर कंबाइंड स्टेटमेंट होनी चाहिए। बट ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया, फ्रेमिंग इसी तरह से की गई है कि आपसे 1 to 1 ऑन टू फंक्शन पूछे गए हैं। तो 1 to 1 तो बाद में देख लेंगे, हम यहाँ देखते हैं मेन है ऑन टू बेटर। कि ना यहाँ पे जो ए फंक्शन है, ए सेट है और बी बी सेट है। अगर आप नोट करो, बी में ना 6 एलिमेंट्स हैं और ए में 5 एलिमेंट है। और अगर हम बात करें कि 1 to 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब है हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। किसी तरह भी हो सकता है वो, तो मैं आसानी के लिए मान लेता हूँ डायरेक्ट सामने रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब 1 to 1 फंक्शन बनाएंगे तो एक एलिमेंट यहाँ ऐसा रह जाएगा जिसकी कोई इमेज नहीं होगी, कोई प्री इमेज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रेंज और कोडोमेन मैच नहीं करेगा, क्योंकि बी के जो कोडोमेन है बी, वो बी सेट मैच नहीं करेगा। मैंने एक ऐसा एलिमेंट रह जाएगा जिसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा एक के साथ, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। और हमें 1 to 1 ऑन टू दोनों बताए हैं, तो 1 to 1 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऑन टू फंक्शन ही नहीं है तो 1 to 1 ऑन टू कैसे होंगे। तो हम कहेंगे इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं बन सकता जो 1 to 1 ऑन टू दोनों हो। ठीक है बेटा, ओके। अब अगले पे चलते हैं। और बाई चांस अगर ये ऐसा पूछा जाता है सिर्फ 1 to 1 बताओ, तो हम कहते हैं कि पहला एलिमेंट जो यहाँ पे ए है वो किसी भी 6 से रिलेट हो सकता है, दूसरा किसी 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से और फिर 2 से। तो उसका आंसर आता 6 फैक्टोरियल। यानी अगर सिर्फ 1 to 1 पूछा जाता तो 6 फैक्टोरियल, ऑन टू पूछा जाता तो 0, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट है, और दोनों पूछे गए हैं तो भी 0। तो ये क्वेश्चन है हमारा है। अब चलते हैं अगले पे। अब देखिए फिर से वही बात कि 1 मार्क के अंदर हमसे पूछा गया है कि 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं। तो वैसे तो आपको पता है 1 to 1 कैसे चेक करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 पुट करते हैं और सॉल्व करने पे x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते, बट ना मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी मेरी ईजी हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर लिख दिया x माइनस 3 -1 किया और +1 किया। हालांकि कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ मैंने क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कर दिया कि मेरा फंक्शन आ गया 1 + 1 अपॉन x माइनस 3। अब मैं जब f(x1) और f(x2) को इक्वल रखूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास इस तरह से, 1 से 1 कट जाएगा और इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो x2 - 3 इक्वल टू x1 - 3 हो गया। 3 से 3 कटेगा, x1 इक्वल टू x2 हो गया, तो हम कहेंगे येस इट इज़ 1 to 1 फंक्शन। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ बोला गया है कि ये जो रिलेशन है इसमें क्या ऐड करें, मिनिमम नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें ताकि वो इक्वलेंस रिलेशन बन जाए। तो हम कहेंगे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है। अगर यहाँ पे 1 3 के साथ 3 1 हो जाए, तो जैसे ही हमने इसमें 1 3 के साथ 3 1 डाला तो ये ट्रांजिटिव भी बन गया, क्योंकि 1 3 के साथ कॉन्जिक्यूटिव पेयर में 1 1 है और 3 1 और 1 3 के साथ 3 3 है। तो इसका मतलब ये इक्वलेंस रिलेशन भी बन गया। तो स्मॉलेस्ट जो है
वो हम इसमें 3 1 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से शो दैट, फिर से देखिए शो दैट आ गया। शो दैट कभी भी 1 मार्क में नहीं आता, और पूछा हुआ है वही बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए आपको 2 चीज़ चेक करनी है, 1 to 1 और 1 to, तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं तो 4 का बन सकता था, बट क्योंकि हमें करना है तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाइजेक्टिव क्या होता है, 1 to 1 1 to दोनों। तो fx1 और fx2 को जब बराबर रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x1 = x2 आ गया। तो हम कह सकते हैं ये 1 to 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए हम कहेंगे y = x+2 है, और जब 2x निकालेंगे तो x आ जाएगा y - 2, और y के लिए जब मैं इंटीजर पुट कर रहा हूँ तो इंटीजर -2 इज इंटीजर। नहीं तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं कि अगर z इंटीजर है और इंटीजर में 2 ऐड करोगे तो एक इंटीजर ही मिलेगा, तो यानी हमारे पास सारी इंटीजर ही रेंज आएगी। तो कोडोमेन = रेंज है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है और इसलिए ये बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि ये हर एलिमेंट एक मैट्रिक्स पर या तो 0 पुट कर सकते हो या 1 पुट कर सकते हो, ठीक है। और वो 3/3 का एलिमेंट है, तो हम कहेंगे हर एलिमेंट को हम 2 वे में फिल कर सकते हैं, और टोटल हमारे पास 3 3 9 पोजीशंस हैं जिसको हमें फिल करना है 3/3 मैट्रिक्स में। तो हमारे पास कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो परम्यूटेशन लगाई हमने, क्योंकि हर एलिमेंट को फिक्स करना है, तो 2 × 2 × 2 इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक एलिमेंट को फिक्स करना है, एंड है ना, और तो नहीं है कि या तो इसको फिल करना है या इसको। तो 2 की पावर 9, 512 मैट्रिक्स हमारे ऐसे बन जाएंगे। अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। सी मैट्रिक्स निकालना है जिसमें नल मैट्रिक्स है, तो पहले हम क्या करते हैं 2a निकाल लेते हैं। 2a कैसे निकालेंगे, 2a आ जाएगा हमारे पास 2 - 10 4 8, 3 भी निकाल लेते हैं। 3 भी क्या आ जाएगा 0 24 24 और -18, और ये कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो मैं क्या करता हूँ 2c को उधर ले जाता हूँ, यानी 2c = इन दोनों का सम आ जाएगा, और इन दोनों का सम निकाल के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 + 0 2 / 2 1, -10 + 24 14/2 7, 28/2 14, और -10/2 -5। तो ये हमारा सी मैट्रिक्स आ गया। बट कई बार हमें क्या होता है, क्वेश्चन को ऐसे भी करना होता है कि हम सिलेक्शन देखें कि कौन सा क्वेश्चन हमें करना चाहिए जिसमें कम स्टेप लगे। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट था, ये कह रहा है m और n के बीच में रिलेशन बताओ अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होती है, तो हम कहेंगे रिलेशन डायरेक्ट है कि m = n हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ईजी था, है ना। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कह रहा है a + A * I है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब हम a मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज यानी cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा से ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos अल्फा, और यहाँ पे ये i के इक्वल है, तो इसका मतलब है 2 cos अल्फा मेरा 1 हो जाएगा, यानी मेरे पास cos अल्फा 1/2 हो गया, यानी अल्फा मेरे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो मेरे से ये सिर्फ अल्फा की वैल्यू पूछिए तो ये आंसर आ जाएगा ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं कुछ कैलकुलस के क्वेश्चन आ गए। ये तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा EX sec x + sec x tan x। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, fx + f' वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो यहाँ पे ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इंटीग्रेशन ऑफ EX × fx + f' हो, तो इसका आंसर EX fx आता है, यानी यहाँ पे आंसर आ जाएगा EX sec x + c, ठीक है। इसके और पार्ट में देखें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1 मार्क में ऐसे ही 4 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर + x²। अब ये तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, और अब लिमिट पुट कर देंगे 0 to 1, और ये π/8 दिया हुआ है। तो ये 2 से कट गया, ये कट गया 4, tan को उठा के इधर ले आएंगे। पहले इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2a, क्योंकि 0 पे 0 हो जाएगा, = π/4। तो 2a आ जाएगा tan ऑफ π/4 यानी 1, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास हाफ। तो हमसे a पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको देखो, हमने क्वेश्चंस किए थे कि ये ना इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं बेटा। हमने एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको याद हो, और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, कि sin x और cos x जो होता है हर क्वाड्रेंट में एरिया जो देते हैं 1 यूनिट देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स है, 0 से पाई है, यानी 2 क्वाड्रेंट कवर हो रहा है, तो इसका आंसर 2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 1 मार्क करें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। पर अगर आपको समझना है तो मैं समझा देता हूँ। cos x का जो ग्राफ होता है ऐसे जाता है पाई तक, तो नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे 0 से π/2 तक cos x तो पॉजिटिव है, बट क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव है तो इसको π/2 से पाई तक
इंटीग्रेट कर देंगे और विद मॉड कर देंगे क्योंकि नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है। 1 आंसर यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि मे भी मिस प्रिंट हो सकता है, अदरवाइज अगर मिस प्रिंट नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन है, तो हम देख रहे हैं dy/x sin x के साथ है, प्रोडक्ट में नहीं है ना, क्योंकि अगर एंगल में होता है dy/x तो ब्रैकेट लगी होती, तो यहाँ पे ये ऐसे ट्रीट हो रहा है कि x है, sin x है और dy/x है, तो dy/x के एंगल में नहीं है, तो अगर एंगल में नहीं तो डिग्री डिफाइन हो सकती है, तो डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव है उसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। ठीक है, बट अगर ये ऐसा होता dy/x के साथ एंगल में होता तो हम कहते हैं डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे हमने x से डिवाइड किया तो ये आ गए 1/x y = 2x। अब यहाँ पे p क्या है हमारा 1 - 1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा e की पावर में -1/x का इंटीग्रेशन यानी -log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या तो यहाँ छोड़ सकते हो या फिर आप ना इसको लिख सकते हैं log x की पावर -1 यानी x की पावर -1 हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन, इसके डायरेक्शन रेशियोज पूछे हुए हैं, तो ये a वेक्टर है, तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे 1, 1 और -2, क्योंकि आई जे के कंपोनेंट को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है वेक्टर का, रूट में 1, 1 और 4 √6, तो √6 अगर डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरे पास आएगा 1/√6, 1/√6 और -1 -2/√6, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन को साइन। ठीक है बेटा, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है कि a क्रॉस b यानी जो दो साइड्स हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड देते हैं। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लूँगा, यहाँ पे पहले लिख दिया i j के, फिर इसके कंपोनेंट और फिर इसके कंपोनेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 + 21 20i कैप, फिर आ जाएगा 1 - 6 - 5j कैप, और क्या आ जाएगा -7 + 2 - 5k कैप। अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ रहा है 425 और 25 450, तो 450 हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, और 450 को हम लिख सकते हैं 15√2 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं, एरिया पैरेललोग्राम। और ट्राइंगल होता है, दिया होता है कि ये दो साइड्स है तो डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो x.x हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर, -a.x + a.x कट जाएगा, और यहाँ पे तो मैं इसको लिखता ही नहीं, छोड़िए, और फिर -a.a हो जाएगा a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्योंकि a यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये 1 उधर जाके ऐड होकर 9 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 3। -3 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क डायरेक्ट ही आएंगे। 15 के अराउंड 15 से 20 मिनट्स लगते हैं हम इसको सॉल्व करने में। ठीक है, इजीली करते हैं, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा है, मतलब आप खुद करोगे तो और जल्दी टाइम हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस, यानी ये dr दे रखे हैं और ये पास कर रही है, तो अब हमें बोला नहीं किया कि कार्टेशियन निकालोगे वेक्टर निकालो, तो हम सीधा कार्टेशियन निकाल लेते हैं। इस पॉइंट से पास कर रही है, तो जिस पॉइंट से पास करती है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, और नीचे आते हैं डायरेक्शन रेशियोज, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, है ना बेटा। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पैरेलल प्लेन है, तो हम क्या करेंगे पहले ना इसके कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो जैसे ही 2 ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा = 6। अब ये दोनों प्लेन पैरेलल हो गए, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है डिफरेंस बिटवीन द कांस्टेंट, यानी 6 - 4 अपॉन रूट में x y z के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 16 और 9 और 4 तो 29, तो हमारी डिस्टेंस आ गई 2/√29 यूनिट्स। तो देखिए 14 क्वेश्चन विदिन 15 मिनट्स में हो गए, ठीक है ना। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए और फिर इसके बाद ख़त्म करते हैं। हाँ, 15 क्वेश्चन देखें। 15 क्वेश्चन क्या है, P ऑफ A दे रखा है, क्योंकि मैं 2 को इधर ले जाऊँगा तो P ऑफ A आ जाएगा मेरे पास 5/26, P ऑफ B है 5/13, और यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो अगर मैं इस रिजल्ट का P ऑफ B उधर ले जाऊँगा तो मेरे पास P ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 2/5 इंटू 5/13, 5 से कट जाएगा, तो इंटरसेक्शन आ गया 2/13। अब मैंने क्या किया, P ऑफ A यूनिट का फॉर्मूला लगाया, PA + PB माइनस इंटरसेक्शन, इसको सॉल्व कर देते हैं।
तो 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13, तो ये आ जाएगा 3/13। तो 5/26 प्लस 3/13 को हम लिख सकते हैं 6/26, तो हमारा आंसर आ गया 11/26, और ये हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे है कि ये ना नॉट ए नॉर बी नहीं है, या तो ये नीदर ए नॉर बी होगा, जबकि ये नीदर ए नॉर बी भी नहीं, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये है बेटा, ये क्वेश्चन है हमारा नॉट ए और नॉट बी, यानी ये आपको दे रखा है ए बार यूनियन बी बार, ये है हमारा 1/4। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया हमारे पास 3/4। अब हमें चेक करना है कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं हम, इंडिपेंडेंट के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो 3/4 आ गया है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, जो नहीं आ रहा। इसका प्रोडक्ट तो 7/24 आ रहा है, ये 3/4 आ रहा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे येस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन थे। जल्दी ही मैं थोड़ी टाइम के बाद इसके बाकी पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और केस स्टडी। ठीक है बेटा, जब तक आप इसको रिवाइज कर लो। थैंक यू।